एशिया मैप से नहीं समझा पाए थे नहीं, तो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। इंग्लिश में लिखे हुए नॉर्थ अमेरिका, इंग्लिश का जमाना है, वो भी सीखिए। नीचे चार होता है एकदम साफ सुथरा से दिमाग में सेटिंग हो गया नहीं। एशिया चार गो तो अपने पास हो गया भाई। अब तीन गो को पास लाना है तो एगो नीचे में बोल देंगे घास छीलने वाला अंटार्कटिका। ये न चलता महाद्वीप है वाला, बर्फ पिघलते रहता है। चलता महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। तो अब 5 गो हो गया नहीं। जब ये 5 गो होगा तब पढ़ने का तरीका एक बार फिर से याद कीजिए। अब याद दिमाग में देखो, याद है ना 4 तरीका से होता है आदमी को, है ना। एक वैसा आदमी होगा जो तुरंत याद करेगा, तुरंत भूल जाएगा। एक वैसा होगा कि लंबा याद करेगा लेकिन तुरंत भूल जाएगा नहीं। एक वैसा होगा कि लंबा याद करेगा तो लंबा रखबो करेगा याद नहीं। एक ऐसा होगा कि तुरंत याद करेगा लेकिन लंबा रखेगा नहीं। ये 4 तरह के यादाश्त विद्यार्थी को के अंदर होता है। अब तुमको कैसा बनना है तो ध्यान रखो। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह भी कर सकता है, अनुलोम विलोम। विद्यार्थी के लिए रामबाण है एक तरह से पूरा, बाबा रामदेव बन जाओ, देखो बहुत फायदा होगा। हार्ट अटैक तो कभी आएगा ही नहीं, पूरा फेफड़ा और हार्ट एकदम स्वस्थ रहेगा, यादाश्त तगड़ा हो जाता है। जो भी कमजोर रहा है अनुलोम विलोम और कपालभाति करो एकदम जम के, समझ आ गया। सुबह उठबे करेंगे कितना को मार पीट के मम्मी पापा उठाते लाठी उठी से सब उठे तो एकदम मुंह फुला के बैठ जाएंगे। ठीक है कि हमको उठा दिए, रे बकलोल तुम्हारे भलाई स्टैंड बना नहीं अभी आज ये होता है इधर समझ गए, इधर समझे। 5 हो गया कि नहीं जी। एशिया अच्छा से याद रखने के लिए मैप से याद रखना चाहिए, लंबा समय याद रखना है तो है ना। एशिया कैसे करना? एशिया बोलो नहीं कि बोल दे। यूरोप यूरोप एशिया अमेरिका एशिया एक बार जल्दी बोले। बोले थे हम, बोले एक बार जल्दी बोलिए। अब आराम से बोलेंगे तो तुझे हुराइए दिया आराम से एकदम बुढ़ा लागू। एशिया है ना जी। 7 गो महाद्वीप याद हो गया। ओहे में हम लोग को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि ये वाला को पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखे यूरोप के प्रमुख देश, उसी के बारे में पढ़ेंगे तभी ना बात समझ में आएगा। तो हिस्ट्री ऐसे पढ़ना है ताकि हमको बोरिंग नहीं लगे। ठीक है, आइए हम सब चलते हैं यूरोप के राष्ट्रवाद, है ना। पहला चैप्टर में इतिहास के दुनिया में। ठीक है, नहीं तो राष्ट्रवाद को अपने भाषा में कैसे समझेंगे? अपने भाषा में तो एक शब्द में क्या? देश से प्रेम, है ना। अपने देश से लगाव की भावना रखिए। कोई भी बात होता है जैसे देश है तभी आप है। कितना आदमी समझता है कि नहीं ये पेट्रोल हम अपने पैसा का खरीदे हैं, ये सरकार खरीदे में नहीं करेगी तो पेट्रोल यहाँ पर है। बोलिए। तो जो संसाधन आप पैसा देकर के ले लेते हैं उपलब्ध होता है तभी ना, नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा। मान लो श्रीलंका में पता है ऐसा हालत हो गया था कि एकदम पैसा ऐसे फेंका रहा था। अब 3000 रुपये, मान लो 3000 रुपये लीटर कर देता है। या कोई भी, हम एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना भी दाम रहे
लेकिन पेट्रोल रहेगा तब ना 3000 रुपया में कोई धनियो आदमी खरीद सकता है। लेकिन पेट्रोल है नहीं है तक के तो वो पैसा बोरा का बोरा ला के यहाँ जमा कर, हाँ लीजिए विकास सर आप 1 लीटर हमको पेट्रोल दे दीजिए, पूरा एक घर आपको पैसा दिए तो हम देंगे नहीं। हाँ तो सामान उपलब्ध हुआ है ना तब ना, तो देश है तो वहाँ के जनता सुखी पूर्वक रह पाती है। देश को चलाने वाला अच्छा होना चाहिए है ना जी। तो देश क्या होगा बर्बाद। श्रीलंका पाकिस्तान के यहाँ 230 रुपये है ना रोटी आटा, 90 रुपए किलो दूध, हालत खराब हो जाएगी। 90 रुपए लीटर दूध, ठीक है 90 रुपये 150 रुपये, ठीक है जी। तो इसीलिए देश जब कभी भी देश का बात आवे है ना तो आदमी को सब कुछ भूल जाना चाहिए। देश है तभी नहीं ना तो अस्तित्व। अफगानिस्तान में देखो तालिबान राज हो गया है, सब पुलिसों को मार करके एकदम बड़का बड़का बंदूक लेके है ना, बंदूक ले लेगा ऐसे और गाड़ी को रोक देगा, बताओ इधर दिखा कोनो बात पे बंदूक टांग देता है ना। और यहाँ गाड़ी चेक होता है तो बंदूक लेके खाली सिर्फ रहता है ना, टांगे न रहता है ना, भिड़ाते नहीं देता है रुका देगा कहीं भिड़ा देगा। एक दिन को कुछ बोल दिया ठोक दिया हुए पर साफ हो गया तो फिर पैसे उठा के ले गया। अफगानिस्तान में ही होता है, समझ में आ गया। गाड़ी देखा महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई नहीं पढ़ेगा लिखेगा। तो देश की स्थिति सही होना बहुत जरूरी है, तभी वहाँ का नागरिक क्या होते हैं, दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न दो नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, एकदम मोस्ट VVI मान लीजिए उसमें, ठीक है। मोस्ट VVI शब्दों में समझ गए। जिस स्टूडेंट को नहीं याद आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम जो समझाए ना बात मिला के लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। यानी कि अपने देश के प्रति लगाव कहलाता है। लो एक शब्द एक सेंटेंस में, ठीक है। किसी को देखा शब्द बोल देंगे तो सेंटेंस पूछिए, समझ में आ गया। शब्द बोलने का आदत। राष्ट्रवाद क्या है, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास है। यानी कि अपने देश के प्रति सोच और कितना लगाव है, कहते हैं ना कि उससे उसको बहुत लगाव, इसलिए उसके घर हमेशा जाता है, समझ आ गया। तो लगाव मतलब प्रेम भाव है ना। तो देश से लगाव रखिए। जैसे आज क्या है, ब्लैक डे है, कितना वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। यहाँ की सभ्यता नहीं है। हमारे दादा पापा सब वैलेंटाइन डे मनाते थे, नहीं सर मना दिया है एकदम। तो वो क्या है, हाँ तो वो है ना कैंडल जला दो, हाँ चलो ठीक है, हैप्पी मैरिज। 2 मिनट में शादी कर लेगा, 2 महीना बाद कुछ कर दूर हटा, अब दूसरा करेंगे। यहाँ क्या है, एक बार फेरा लिया तो भाई 7 जन्म का फेरा हुआ, समझ में आ गया। अब वो सब आ गया वहाँ पर, यहाँ पर धीरे धीरे तलाक कह देता है। हाँ हटिए ना, ऐसे में है ना भारत का संस्कृति भी क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा। इसलिए एक बार से पहले ना आदमी लड़का होता था लंबा और लड़की यदि मान लो बुढ़ारी है तब पर भी पूरे बुढ़ापा तक साथ रहते थे। लड़का पूरा काला, लड़की पूरी गोरी, तब पर भी साथ। अभी एकदम एक एक चीज मिला करके शादी करता है। लड़का का हाइट इतना, एकदम क्वालिफिकेशन भेजे लड़का का, लड़की का क्वालिफिकेशन एकदम, बायोडाटा एकदम, हाइट इतना, एक एक चीज मिला लेगा, हाँ ठीक है, पूरा सेटिंग खा रहा है। कितना तो राशियो देख लेता है ये पूरा, तब करेगा तभी एकदम गड़बड़ा जाता है। यहाँ पहले ना कुछ नहीं होता था एकदम, अब देखा था कि सामने जाके कर लेता था। संस्कृति पर बना रहेगा तब ना, है ना। तो अपने देश के प्रति क्या है, लगाव की भावना का विकास करना। यदि किसी लड़का के अंदर अपने देश से प्रेम नहीं है ना तो प्रेम जताओ, है ना, बढ़ाओ कि हाँ जो है सो हमारा देश ही है। बात समझे, यही राष्ट्रवाद है। अर्थ में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। यदि दूसरे अर्थों में बात करें तो दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सांस्कृतिक, भौगोलिक, है ना, या राजनीतिक परिवेश में रहता हो,
उसके बीच में वो शब्द क्या करता है, एकता, यानी कि सबको बांधने का काम करता है। अब देखिए कोई यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए बिहार में, और कोई यहाँ रह रहा है गुजरात में, तब पर भी सब कहता है ना कि हम सब इंडियन हैं। तो बिहार के रहने वाले लोगों का खान पीन संस्कृति अलग है, गुजरात के रहने वाले का बोली भाषा ये सब अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन लास्ट में कहता है ना कि हम सब इंडियन हैं। नहीं, तो इसीलिए दूसरे अर्थ में हम क्या कह सकते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, तो दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक वाहक बंदी है, यानी कि किसी भी सामाजिक राजनीतिक है ना भौगोलिक परिवेश में आप रहिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब कहता है वी ऑल आर इंडियंस। नहीं, यानी कि सबको एक कर देता है, यूनाइट कर दिया, एकता मिला दिया जी। तो यही राष्ट्रवाद है। यदि भारत पे आक्रमण होगा तो थोड़ी ना बिहार का आदमी कहेगा कि हम नहीं मारेंगे, और गुजरात का आदमी कहेगा हम ही खाली पीटेंगे, महाराष्ट्र का आदमी कहेगा कि हम ही मारेंगे, सब मिल के ना धो देगा, सब एक हो जाएगा। तो यही राष्ट्रवाद है, समझे जी? ठीक है। इतिहास में क्यों विख्यात हुआ है ना, तो मेटरनिक है ना, बुलाएंगे इसको यहाँ पर, ठीक है, मेटरनिक को चिंता नहीं कीजिए। ये मेटरनिक तो बारे में पहले बोल दिए, क्या कहा कि पुराना व्यवस्था है वैसी सब कुछ रहेगा। जो क्रांतिकारी विचार होता था, मतलब कि विचार, ऐसा विचार जो व्यवस्था जैसा पहले है बना हुआ उसको चेंज करने के विचार को क्रांतिकारी विचार करते हैं, तो उसका विरोधी था एकदम कट्टर। अब पूरा यूरोप में कहा कि एकदम जैसे पहले चलता था राजा महाराजा का शासन वैसे ही चलता रहेगा। अब पूरा यूरोप में थरा दिया था, ये पूरा यूरोप को एकदम हिला के रखता था। कौन है ना, इसलिए वो यूरोपीय इतिहास में फेमस है। कौन? मेटरनिक। और कहाँ का रहने वाला था? ये पूछेगा कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक चांसलर था। देखो जैसे अपने भारत देश का हेड जो है प्रधानमंत्री हुए ना, उसी प्रकार से अभी भी बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पर चांसलर चुना जाता है। जैसे जर्मनी में अभी भी चांसलर ही बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। नहीं, तो ये वो बोलेगा कि मेटरनिक कौन था, तो बोल देंगे याद हो गया? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो है जिसको नहीं याद हुआ। उसके बाद हुआ घोर प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रिया मतलब समझता है ना, न्यूटन का नियम पढ़ा है ना, रिएक्ट करने वाला। घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। नहीं, यानी कि आप नया चेंजिंग करना चाहते हैं, आप बोल दिए वो बात, तो मेटरनिक के सामने से भाग जाइए। नहीं, एवं पुरातन यानी कि पुराना व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। बात को समझिए, रखना नहीं है। वो क्रांतिकारी विचारों का विरोधी था, पुराना शासन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था, नहीं, और घोर प्रतिक्रियावादी था। तो तीन गो सब, प्रतिक्रियावादी है ना, विरोधी, क्रांति के विचारों का कट्टर विरोधी, और पुराना शासन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक, यानी कि पुराना चीज ही लागू करना चाहता था, जैसे है वैसे, कोई चेंजिंग नहीं, तो है ना। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। आई भाई साहब को पता नहीं था क्या है, इसको देखता था अपना फायदा होता आदमी। जब कभी भी चेंज नहीं लाना चाहता तो समझिए वो अपना फायदा के लिए ऐसा कर रहा है ना, क्योंकि चेंज होगा तो बुझ रहा कि जब ये चेंज हो जाएगा तब तो हम जो अभी मलाई खा रहे हैं तो नहीं हम खा पाएंगे, तो बेचारा विरोध कर देता है। समझ गए? तो मेटरनिक के बारे में जब बोलना है तो चार बात बोलिए, बात खत्म हो गया। वो क्या था? सब सेंटेंस बना दीजिए, मिला दीजिए, याद हो गया। रट के नहीं पढ़ा जाता, कभी भी रट के नहीं पढ़िए, समझ के पढ़िए, है ना। बाद में हम मेटरनिक को बुलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तो मेटरनिक कौन था, याद हो गया? मेजनी कौन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेजनी को इटली के एकीकरण का, एकीकरण मतलब कि इटली है ना 13-14 राज्यों में टूटा हुआ था, ठीक है, खंडित था। उस सब को एक करके एक इटली बनाना, उसी को कहते हैं यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण, ठीक है।
तो इटली के एकीकरण में मैजनी है ना का योगदान बहुत बड़ा था, इसलिए उसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मैजनी को नहीं, किसको? मैजनी को। और 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था। किसका? यंग इटली का। यंग यूरोप का भी किया था 1834। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, पूछता है तो इस ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव है वहाँ उसको ध्यान देना है। ठीक है, इटली के एकीकरण का मसीहा क्या है, किसे कहा जाता है? पैगंबर मैजनी को ही, है ना। इटली का संबंध किस देश से? इटली का, सॉरी, मैजनी का संबंध इटली से, इटली देश से बोल दिए ना, तो ध्यान देना है। उसके बाद मैजनी क्या था? एक योग्य सेनापति था। मैजनी क्या था? योग्य सेनापति था। और वो चाहता था कि गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हो, यानी कि उसका समर्थक था। कौन? मैजनी। कौन? मैजनी, है ना। कौन है? मैजनी। तो इतना बात मैजनी के बारे में जान गए तो लिख दीजिएगा। बारी बारी से अलग अलग करके खंडित करके पढ़ो, समझो पहले कि वो योग सेनापति था, वो इसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। वह गणतांत्रिक यानी कि गणतांत्रिक विचारों का यानी कि नियम कानून के तहत देश चले, इसका वो समर्थक था। मेटरनिक किसका विरोधी था? वो तो ऑस्ट्रिया का था ना। अरे कहाँ का? इटली पर कौन अपना शासन चला रहा था? मेटरनिक, है ना। चांसलर जो था ऑस्ट्रिया शासन कर रहा था, बोलो ना। तो इसलिए यहाँ के आदमी चाहता था कि क्या नियम कानून का स्थापना हो, तो इसका स्थापना हो जाता था, वहाँ से चांसलर मेटरनिक का छुट्टी हो जाता ना, इसीलिए वो कट्टर था। बात समझे? तो मैजनी के बारे में बोलेगा बाबा, तो मैजनी को इटली के एकीकरण का एगो बात अपने याद हो गया। जैसे हमारा देश गुलाम था, तो हमारे देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना दिए थे। नहीं, भगत सिंह को देख लो, फांसी पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिए, जीवित पकड़ नहीं पाया उसको कभी भी, है ना। अब देखे कि कानपुर में पार्क में वो गिर गए थे, तो एकदम देखे कि अब खाना पकड़ाने वाले तो अपना गोली वो ऐलान कर दिए थे कि जिंदा हमें कभी भी अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं सकती, तो अपना गोली खुद भी मार लिए थे। कौन? चंद्रशेखर। तो हम लोग आजादी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन सभी वीरों को याद करते हैं ना। उस दिन स्पेशल होता है, बाकी हमें तो याद हमेशा रखना है। नहीं, उस दिन याद करेंगे बस हो गया, बाकी दिन नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। नहीं, तो मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का देना, है ना, और योग्य सेनापति। इतना तो मैजनी के बारे में बोल दी, है ना। वह क्या चाहता था? तो वह चाहता था कि इटली में गणतंत्र की स्थापना हो और इटली का एकीकरण पूरा हो, ऑस्ट्रिया का प्रभाव यहाँ से हटे। जैसे हम लोग चाहते थे कि इंग्लैंड का प्रभाव यहाँ से हटे, उपनिवेश बना दिया था। तो आगे एक प्रश्न आता, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र के को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी पर अपना कब्जा कर लेता है, नहीं, तो उसे कहा जाता है कि अभी वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का क्या उपनिवेश है। जैसे भारत उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का। अभी दिखाई थी ना इंग्लैंड यहाँ है, यहाँ से आगे इंग्लैंड यहाँ हमको ठीक है। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने 1831 में क्या किया? ये पूछेगा क्वेश्चन निकाल के कि मैजनी ने यंग इटली क्यों बनाया? तो गणतंत्रवादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जानकारी होगा तब ना लोग जानेगा कि हमारा देश टूटा हुआ है, तब ना इटली का एक लोग सब एक होगा, लड़ेगा अपने देश के लिए। इसलिए वो क्या किया? यंग इटली बनाया। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आजाद हिंद फौज बनाई। नहीं, यहाँ तक हो गया। मैजनी का क्या उद्देश्य था? तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को करना, नहीं कि फ्री करना। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? तो देखो जर्मनी जो है इसके ऊपर भी वो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था।
नहीं अभी दिखाया ना मैं अपने जर्मनी का जी। उसके जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ कौन है इटली तो वहाँ दोनों ही प्रभाव जमा रखा था कौन दोनों पर कौन प्रभाव जमा रखा था नहीं तो इसका राजनीतिक एकीकरण यानी कि पॉलिटिक्स रूप से ये पूरा एक हो ये देश यानी कि सभी है ना देश के सभी हिस्सों पर एक ही आदमी का शासन हो बोलो ना यानी कि नियम कानून के तहत शासन किया जाए ऐसा करने के लिए उसे किसे युद्ध लड़ना था ऑस्ट्रिया किसे ऑस्ट्रिया से उससे पहले ना उसका जो है आर्थिक एकीकरण हो गया आर्थिक एकीकरण आर्थिक रूप से वो मजबूत हो गया कैसे तो जर्मनी के अंदर है ना सारे जर्मनी में पूरे जर्मनी में क्या क्या रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया बिस्मार्क के द्वारा ठीक है कोयला खनिज सब की उपलब्धता काफी ज्यादा था जर्मनी में इससे क्या हुआ वो कोयला वगैरह दूसरे देश रसिया सबसे बेचने लगा बेच लिया था पैसा आ गया जब ये पैसा आया तो अपने यहाँ सेना बना लिया सेना बना करके क्या क्या उसको पैसा देना शुरू किया तब मजबूत हुआ तब लड़ा उड़ा से दिया दो दाकी ठीक है देश का क्या क्या एकीकरण पूरा किया नहीं तो यही है कि 1815 से लेकर के 1848 है ना के मध्य जर्मनी में औद्योगिक चलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई कोयला और खनिज उद्योग का क्या हुआ विकास हुआ रेल होगा यहाँ पर लाइन होगा ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक रेल लाइनों का क्या किया गया प्रसार यानी कि फैलाया गया अभी देखिए मतलब कि अभी हम लोग दिल्ली चल जाते हैं कोलकाता चल जाते हैं चेन्नई चल जाते हैं ट्रेन पकड़ते हैं पटरियों ने बिछाया जाता है चल जाते हैं नहीं ना 1834 में प्रसा की पहल पर अभी प्रसा क्या है ये हम बताएंगे ठीक है पहल पर जर्मनी का जो ऊपरी वाला हिस्सा था यहाँ वाला वो प्रसा था सबसे पूरे शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला है ना राज्य के रूप में प्रसा को जाना जाता है कि शिक्षा है सबको लेना ही है अनिवार्य है अनिवार्य का मतलब एकदम आपको करना ही है जैसे मान लीजिए जैसे रूम के अंदर आना है ना तो कोई आदमी बड़का वीआईपी चाहे कोई कॉमन आदमी जनरल आदमी उसको चप्पल खोलना ही अनिवार्य है ना जी कि नहीं है उसी प्रकार से कोई होगा अगर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जान गया वहाँ का आदमी सब बिना लोगों को शिक्षित किए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता नहीं शुल्क संघ की स्थापना किया गया 1834 में इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले क्या हुआ मेन बात क्या है रेलवे ट्रैक सबसे पूरे देश में बिछा दिया गया कोयला और खनिज की काफी ज्यादा मात्रा में खनन किया गया जर्मनी को के पास ज्यादा पैसा आ गया और इससे वो क्या हुआ आर्थिक रूप से मजबूत हो गया इसलिए बोला गया कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ